आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि बहुत कहें तो बहुत बहुमूल्य समय आप लोगों ने हमारे लिए निकाला है और आप लोग यहाँ पे आ गए हैं और आप लोगों का आना और ये समय देना हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। धन्यवाद। मैं थोड़ी देर में हमारे मुख्य अतिथि गण यहाँ पे होंगे, उसके बाद प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, बट उससे पहले हमारे राजस्थान की लोक सांस्कृतिक मुख्य जो आज की लोक सांस्कृतिक को देखते हुए पपेट शो हम लोगों ने रखा है, तो वो पूरी पपेट शो वाली टीम हमारे साथ है। मैं चाहूँगा आप लोग 10 से 5 मिनट इस पपेट शो को देखना ना भूलें, पूरा देखें और कुछ औषधियों के बारे में ये भी आपको बताएंगे अपने तरीके से। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत, अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं। धन्यवाद। हेलो, ये आपको सबसे पहले हम दिखाने जा रहे हैं अनारकली का डांस और लाइफ साइड निबंध है अभी चालू करो। चम चम करे चोंदे रे बिचारा रे बिचारा रे चम चम करे चोंदे रे बिचारा रे बिचारा रे कोई थोड़ो सो मार दे अगला मेहमान बाहर हो उससे पहले एक बार जोरदार तालियां तो हो जाए। कम ऑन एवरीवन। ये आगे साहब रामू किसान आज ये देखो नेशनल
में जाते हैं और पेट में जाते जाते इनको बुखार हो जाती है, सर्दी लग जाती है। तो ऐसा है कि खेत में जाने के बाद में इनको सर्दी जुकाम बुखार हो जाती है, तो ये और बाहर पड़ जाते हैं। तो ऐसे में ये चंपा कली आती है। अजी सुनो कनिए, क्यों मत हटे? अरे बाबे तेरे पतो होने के देख, खेत में काम करवा गए हो तो देख अचानक की तबीयत खराब होगी मेरी। अजी तो अब आप रुको, देखो धना पर तैयार करूं मैं। ए बावड़ी क्या उसी दिया है, चला बोलो डॉक्टर ने चला खाना, डॉक्टर की जाने छूटी को नहीं। अजी तो बता काई बात ऐसी कसो रुक देख, अभी मैं काढ़ो बना कर लाऊं थाने तुलसी को काढ़ो बना सक और थाने 2 मिनट में पिलाते थाने तुरंत आराम आए सी। ए बाबे तो आप बात गलत बोले, तुरंत हो जाएगा। तुम्हारी बात तो सुन, तू पी तो देख, अगर पीसी तो पता लालसी को क्या चीज है तुलसी। हाँ यदि देख आप डॉक्टर में जाओ, आयुर्वेदी आप देख, आयुर्वेदी आपने खुद के हाथ में। यदि पेड़ पौधा आप लगाशा, तुलसी लगाशा। अच्छा तुम तो पत्तों को नहीं आ बात है, तो 2 में रुक। अजी जा पिलाओ, पेड़ तो देखो ना प्यार को लगा था ने। ए जाए जा काढ़ो तो बहुत जोरदार बनाया है। थोड़ा थोड़ा बना बस पता भी लगी है काढ़ा में किए दम है। आयुर्वेदी आपने पेड़ पौधा से अपने कितनी सुविधा मिले। हाँ सुख से आप शांति ले सका। हाँ पर्यावरण के लिए अपन बचाव है, ई कारण तुलसी लगाना जरूरी है, कालबेल लगाना जरूरी है, अजीगंता लगाना जरूरी है। हाँ तो यदि अपने पेड़ पौधा सबसे अच्छा 4 पेड़ पौधा है, ये आपने है हर चीज में, हरी बीमारी में, हर चीज में, तकलीफ में, हर काम में आवे। ये कारण अपने 4 पौधा जरूर लगाना जरूरी है। हाँ तो आगे देखो बंगाल को जादूगर।
आपके पास ही है ना? दूसरा नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3, ये उसमें लिखा था ना आपने नंबर? हाँ ये लिखा है सब कुछ। ये नाम इसमें नहीं है ना? ये नाम और जोड़ दो। मैं नहीं, मैं ये वाला रखूँगा, इसमें ये 2 नाम ऐड हो गए थे। हाँ, ये और दो नाम है। ये इसके नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप बहुत जगह हाँ मैं ध्यान रखूँगा। ये 6 नंबर हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया ना, यहाँ 7 आएगा। साथ में बोलना है इसको। तीन, 4 है ना? आपने लिखा ऐसे ही करोगे, 7 हो गए ना, तो फिर इनको निकाल, इनको 1 नंबर को बुला लो, फिर दोबारा, है ना? ठीक है, 1 नंबर। मतलब नहीं, इनको 2 नंबर है। हाँ ठीक है ना? 1 नंबर को एक ही बार बुलाना है, ठीक है। फिर दो यहाँ 7 करना है, 7 से हो जाता है इनको दोबारा, है ना? ये आपने लिखा है 7, 8, 9। ठीक है ना? ये दोनों रखो आप घर बैठे हो जाए, इनको भी स्टेज में बैठाना है, 7 को, ठीक है ना? 7 को स्टेज पे। फिर वाइट पेज ही बोलेंगे, बता दी ना वाइट पेज। हाँ, बोलने वाले में बताओ। हाँ हाँ बोलने वाला ये CCF आप यहाँ अलग से नोट करो यहाँ लग, हाँ CCF वेंकटेश। पहले मनपूल सिंह जी बड़ी से तो देंगे ना। ये रहा। ठीक है, हाजी तीसरे पर रामलाल DN जी, पांडे श्यामलाल साहब। जी। हाजी आज इसका पेड़ पौधा क्या लगा दिया? अरे रामू जी तेरा पत्तों को नहीं दे, पेड़ पौधा लगाना जरूरी एक नंबर पे है। ये बोलेंगे, आज सबसे ज्यादा तो अपने 4 पेड़ जरूर लगाना जरूरी है। 4 पे ही आएंगे, ठीक है? तुलसी को गिरधारी गोपाल। आएंगे, और है ना? हरी इधर रत्ता गोपाल साहब, फिर तो और इनके बाद में कालमोल हाँ ठीक है, ठीक है। गिलोई और जी से के बड़े बड़े यहाँ से हैं। रिसीव कर ले। अरे कने पत्तों को नहीं रामू गेट पे इस गेट पर मैं 4 पौधा लगाया देख अजीब पर खेत में विरोधी के मालियान की तबीयत खराब होगी, हमारा बार डॉक्टर में जाना पड़े। इससे अच्छा तो अपने आयुर्वेदिक अपने या पेड़ पौधा में है विटामिन, इस अपने तुरंत को काटो बना ले और तुरंत आराम आ जाए। बुलाएंगे, किसी का नाम सबका 1 2 3 4 आवाज सभी का नाम देके बोलना। तो मैं भी नर्सरी में जाऊंगा, पेड़ पौधा लाऊं। के साथ जो है ना, साथ छठा उसमें नहीं, दोनों एक साथ छठा ये रहा, हाँ छठा ये 5 पाँचवा ये रहा, छठा ये। नहीं सही है सर, देखो 1 2 3 ठीक है, 4 ये आ गया, 5 6 7, इससे लेना है ना। ये दोनों ऐसे रखो। हाजी राम जी, हाजी साहब मैंने भी देखो बे नाम सुने, बताओ 4 पौधा लेना है। हाजी साहब पेड़ पौधा जरूर लो आप, यदि पेड़ पौधा लगाओगे तो आपको कितना फायदा होगा, फल मिलेगी, दवाई मिलेगी, उससे आपको कितना आनंद मिलेगा। हाजी साहब जब तो मारो लागू साहब ने कियो कि पेड़ पौधा पर लगा लिया, इतना दिन में पहले लगाया मैंने बहुत परेशान पायो, भागतो डॉक्टर ने जातो दवाई लिया तो सुई लगाया तो इस तरह गुलामों मैंने अच्छी बात बताई। आदि अगर तुलसी का काढ़ा का 2 पत्ता पर चाय में गिर लिया तो उसका काढ़ो बना के आप चाय को पी के आप देखो बुखार ताव जो भी सर्दी जुकाम जो भी आपको तुरंत आराम आवे। ये कारण साहब मैं भी पेड़ पौधा ले आया हूँ। हाजी साहब जरूर लो आप पेड़ पौधा, आपके लिए ग्रामीण के लिए आपके लिए पेड़ पौधा है, जितना लगाओगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। हाजी साहब जरूर साहब।
लगावा, हैं? घर में नहीं लगावा, हैं? इससे काई फायदा होती पेड़ हाँ, पौधा बिलान जाओ। में, हाँ, इसने। मैंने कतो करी, चुप, हाँ, भाई बावड़ी बात सुने, पेड़ पौधा की छाया देखा, पेड़ पौधा से अपन फल फूल मिले, और पेड़ पौधा से या ना मार नहीं, खा, बोले शाम में आयुर्वेदिक लड़के। दवाई बने, और जी, मन तो आए पत्तो नहीं हो, वो काम तो बहुत अच्छा करे थे, पेड़ पौधा लगाना जरूरी है, एक आप लोग रामू की तो वो मूल चलती बनी गए, हाँ, ठीक है, ये घर में कितनी हरियाली हो बनी है, चारों में पेड़ पौधा लगा बने हैं, और सबसे ज्यादा 4 पौधा अपने जरूर से नीचे लगावा, अभी 4 पौधा मूल का, एक को तुलसी को, एक गिलोय को, एक अश्वगंधा, एक काल में, अच्छा, ये 4 पौधा बहुत कीमती है आपके लिए, यदि आप 4 पौधा है लगा जब, तो आप हर चीज की कोई परेशानी नहीं आवे, ये कारण जब मैं पेड़ पौधा इसके ले आया हूँ, नर्सरी में गयो और पेड़ पौधा ले आया हूँ, अजी साहब बहुत अच्छा काम करे है, तो बहुत अच्छा, छाया में भी बैठ सका आपका, हाँ, वही कारण पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर DN पांड्या, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वनवल प्रमुख हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। मैं सभी आए हुए मेहमानों से चाहूंगा कि वो लोग उनका तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर DN पांड्या, प्रधान प्रमुख वन संरक्षक, सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं हम लोग घर घर औषधि योजना प्रचार में, और आप सभी लोगों से मैं तालियां से अनुरोध चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। माननीय अतिथि श्री SK जैन, प्रधान प्रमुख, माननीय अतिथि श्री बनवारी लाल सर, संवर्तक निर्देशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, अगर हमारे बीच में आ चुके हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पे आके सीट ग्रहण करें। श्री माननीय अतिथि अरजीत सिंह बनर्जी सर, अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक सूचना, वो भी हमारे बीच में है। मैं सर से चाहूंगा एक बार अपनी सीट ग्रहण करें, और एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, सभी से रिक्वेस्ट है। श्री ठाकुरदास राधा स्वामी सर, उनसे भी आग्रह है कि वो सीट ग्रहण करें आके, और एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। माननीय अतिथि श्री सवाई सिंह, अध्यक्ष राजस्थान सेवा संघ जयपुर से हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा सर आके अपनी सीट ग्रहण करें। डॉक्टर श्रीमान वेंकटेश शर्मा सर, अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हमारे बीच पधार चुके हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो आके सीट ग्रहण करें। माननीय अतिथि सवाई सिंह, माननीय अतिथि श्री गिरधारी गोपाल शर्मा सर, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पे आए। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। श्रीमती मृदुला कुमारी जी हमारे बीच में है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। गांधीवादी और साबरमती आश्रम से इन्होंने बहुत सारा इनका जुड़ाव है,
अध्यक्ष ग्राम उद्योग बांसवाड़ा से ये बिलोंग करती हैं और इनसे एक बार जोरदार तालियों से अनुरोध है कि आप अगर जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा लें। श्रीमान गिरधर गोपाल सर, उनसे अनुरोध है कि वो आए, सीट ग्रहण करें। विशेष अधिकारी आयुर्वेद विभाग जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। मैं आए हुए सभी मुख्य अतिथि गणों से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित की तरफ चलें, जिससे हम लोग हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और जब दीप प्रज्वलित हो रहा हो तो आप सभी लोगों से भी नम्र निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां इसी घड़ी में आप लोग बजाते रहें, क्योंकि घर घर औषधि योजना, जैसे अभी रामू काका ने बताया कि उनके घर में जब पेड़ आ गए तो पेड़ लगाना कितना जरूरी हो गया, और पेड़ लगाने के साथ में हमारे को बहुत सारे लाभ भी हैं। जहाँ बीमारियां हट रही हैं, जहाँ बीमारियां कम होती है, वहाँ किसी घर में बीमारी नहीं होती। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर DN पांड्या, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दीप प्रज्वलित के लिए हैं। माननीय अतिथि बनवारी लाल जी सर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संघ जयपुर। माननीय अतिथि श्री अरिजीत बनर्जी, मुख्य वन संरक्षक सूचना, वो भी हमारे बीच में है, जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। श्रीमान ठाकुर दास राधा स्वामी सर। माननीय अतिथि श्री सवाई सिंह, अध्यक्ष राजस्थान सेवा संघ जयपुर। माननीय अतिथि श्री गिरधारी गोपाल शर्मा सर, वो भी हमारे बीच में हैं। गिरधर गोपाल सर। मैं श्रीमान मनफूल सिंह, मुख्य वन संरक्षक सर से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे आए, माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर DN पांड्या सर का स्वागत करें। और आप लोग तालियां तो बजा लो यार, कम ऑन, क्या बात है। जहां आप लोग बहुत पुराने जमाने के हो, आपकी हाथों में बहुत दम है, तो आपकी तालियों में कितना दम होगा वो आप खुद बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर DN पांड्या सर, उनका स्वागत कर रहे हैं मनफूल सिंह जी, मुख्य वन संरक्षक। मान्य अतिथि बनवारी लाल सर। मैं वीर सिंह ओला सर से आग्रह करूंगा कि वो आए, मान्य अतिथि बनवारी लाल जी सर का स्वागत करें। अब मैं श्री अजय चित्तोड़ा सर, उप संरक्षक चिड़ियाघर से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पे पधारें और PCCF को डॉक्टर DN पांडे सर का बुके और पौधा भेंटकर स्वागत करें। अब मैं श्री सागर पवार, उपवन संरक्षक वन्य जीव जयपुर से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पर पधारें और श्री ठाकुरदास जी राधा स्वामी सत्संग वालों का बुके और पौधा लेकर स्वागत करें। मैं सुदीप कौर, उपवन संरक्षक जयपुर उत्तर से निवेदन करूंगा कि आप वेंकटेश शर्मा जी का बुके और पौधा लेकर स्वागत करें। अरिजीत बनर्जी सर का, अरिजीत बनर्जी सर का
मैं वीर सिंह गोला जी उपनिरीक्षक जयपुर से निवेदन करूंगा कि आप वेंकटेश शर्मा जी का बुके और पौधा देकर स्वागत करें। मैं वीर सिंह गोला जी से ही निवेदन करूंगा कि आप गिरधर गोपाल शर्मा जी OSD आयुर्वेद का बुके और पौधा देकर स्वागत करें। मैं वीर सिंह गोला जी से निवेदन करूंगा कि आप CC अफसर मनफूल सिंह का बुके और पौधा देकर स्वागत करें। स्वागत की इस लीला को खत्म करते हुए मैं मुख्य वन संरक्षक जयपुर श्री मनफूल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आगंतुक मेहमानों का स्वागत कर इस घर औषधि योजना के बारे में हमें लाभान्वित करें। श्री मनफूल सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया गया था। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कोरोना काल में राज्य सरकार की एक अभिनव पहल थी। उस योजना के क्रियान्वयन पिछले साल से काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं इस कार्यशाला में पधारने के लिए हमारे विभाग के मुखिया आदरणीय श्री DN पांडे साहब का, हमारे विभाग के एडिशनल PC चीफ श्री अरिजीत बनर्जी सर का, हमारे विभाग के PC चीफ डेवलपमेंट श्री वेंकटेश जी का, निदेशक सेवानिवृत्त निदेशक श्री बनवारीलाल जी गौड़ आयुर्वेद नेशनल आयुर्वेद संस्थान के, श्री सवाई सिंह जी समग्र संस्थान के अध्यक्ष महोदय एवं गिरधर गोपाल जी OSD आयुर्वेद, श्री ठाकुरदास जी एवं पधारे हुए मेरे सभी साथी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समग्र विकास संस्थान के पधारे हुए प्रतिनिधिगण एवं मीडिया एवं सभी साथियों एवं महिलाओं, मैं आप सबको ही विदित है कि घर घर औषधि योजना पूरे देश में एक अभिनव पहल थी कोरोना में लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और इसके जो रिजल्ट जो सामने आए हैं वो रिसर्च पेपर काफ़ी इस पे रिसर्च हुई है और उसमें ये चीज़ें निकल के आई हैं कि इसने इस कोरोना काल में लोगों की जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बड़ा भारी योगदान इसने किया है। और जो लक्ष्य राजस्थान में रखे गए हैं उससे 100% से ज़्यादा लक्ष्यों को इसमें हासिल किया गया है। जयपुर के अंदर करीबन 11.72 लाख परिवारों को 5 साल में 2 बार 2 पौधे 4 वन औषधियों के गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी एवं कालमेघ के देने की ये योजना है। इस वर्ष जयपुर जिले में जयपुर उप संरक्षक द्वारा करीबन 3,17,484 परिवारों को इसमें पौधों का वितरण किया गया है, जो लक्ष्यों का 108% है। इसी तरह उप संरक्षक उत्तर द्वारा 3,01,635 परिवारों को उसमें पौधों का वितरण किया गया है, जो 100 लक्ष्यों का 103% है। इस तरह पूरे जयपुर जिले में इस वर्ष 6,18,000 के करीबन परिवारों को
पौधों का वितरण किया गया है। ये वितरण का कार्य वन विभाग एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा, स्वायत्त संस्थाओं द्वारा, विद्यालयों और औद्योगिक घरानों का भी इसमें सहयोग रहा है। कुछ एनजीओ द्वारा भी इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग किया गया है। उन सब ने मिलकर इसमें बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वर्ष में भी जो बचे हुए परिवार हैं उनमें भी 100% लक्ष्य हासिल किया जाएगा। मैं एक बार पुनः सभी अतिथिगणों का एवं पधारे हुए सभी साथीगण एवं अधिकारियों का इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं इसी घड़ी को आगे बढ़ाता हूं और गिरधर गोपाल शर्मा सर को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं, जो विशेष अधिकारी आयुर्वेद विभाग से हमारे बीच में आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आयुर्वेद के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए गिरधर गोपाल सर बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां फिर से। आविर्बभुवं कलशं ददर्णवाद्य पीयूषपूर्णममृतत्वं कृते सुराणां रुग्जाल जीर्ण जनता जनित प्रसन्नो धन्वंतरी स भगवान भूयकाय भूयात्। जैसा कि हम जानते हैं कि वनौषधि और साथ ही अगर प्रकृति का कहीं एक साथ जब प्रादुर्भाव हुआ तो वनौषधि के साथ साथ मानव जीवन और वनौषधियाँ दोनों साथ साथ रही। और इसीलिए आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत रहा है उसमें ये रहा है कि हम पंचमहाभूत के साथ पंचमहाभूतात्मक जो औषधियाँ हैं उन्हीं का हम प्रयोग करते हुए अपने शरीर का उपचार कर सकें। आज जो ये कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, कार्यक्रम में मैं बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए पांडे साहब को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरे परम पूजनीय गुरु जी बनवारी जी गौड़ साहब के चरणों में सादर वंदन। वेंकटेश जी शर्मा साहब और अपने बनर्जी साहब, सवाई सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, सम्मानीय मंच और उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। घर घर औषधि पहुंचाना ये अपने आप में बहुत ही अच्छा और पावन कार्य रहा है और जिसमें राजस्थान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और पूरे देश में इस योजना को सराहा गया है। अभी हाल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आयुष मंत्रालय है, उसकी तरफ से एक लेटर भी आया है कि राजस्थान के द्वारा जो योजना की गई है वो बहुत ही अनुकरणीय रही है। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसके लिए हम चाहते हैं कि ये योजना हमेशा इस तरह से चलती रहे। पांडे साहब का आयुर्वेद में काफ़ी लगाव रहा है, फॉरेस्ट में जरूर हैं लेकिन एक अच्छे आयुर्वेदिक भी हैं और इन औषधियों का जो चयन किया वो भी एक बहुत ही अच्छी पहल के साथ किया गया है। और जो कोरोना काल है जिसमें ये संक्रमण जनित व्याधियाँ हो रही हैं उसमें अमृता का चयन किया, गिलोय अमृता, जिसका नाम ही अमृता है। और इसको आप हम सहज रूप से हम देखें तो इसको हम कितना ही काट दें, काटने के बाद में ये फिर बढ़ती रहेगी। तो जो अमृत की तरह जाकर के शरीर में काम करे, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी आपका टॉक्सिसिटी है, शरीर में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसको दूर करने में जितना अच्छा काम अमृता कर सकती है, गिलोय कर सकती है, दूसरा कोई पौधा नहीं। ऐसे ही तुलसी, अब हम देखें इनका नाम कैसे पड़ता है तो तुलसी तुलना रहित, ऐसा मेडिसिनल प्लांट से ऐसा मैजिकल प्लांट जिसकी दूसरे प्लांट से हम तुलना ही नहीं कर सकते। और जो कोरोना के टाइम के समय में जो अपने संक्रमण कर रहा है तो ऐसे में तुलसी की भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब इसको हम किसी भी प्रकार से इस तरह के जो वायरस हैं और उनसे जनित जो बीमारियां हो रही हैं, कोरोना से रिलेटेड जितने भी हैं, तो उसमें तुलसी की अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गिलोय अपने आप में इम्यून सिस्टम बढ़ाने में जितना अच्छा काम कर सकते हो दूसरा कोई प्लांट नहीं कर सकता। कालमेघ आपका एंटीबायोटिक और लीवर के सपोर्टिव वो काफ़ी अच्छा रहता ही है। साथ ही इन्होंने जो अश्वगंधा का जो चयन किया वो भी अपने आप में इम्यूनिटी बूस्टर अगर हम देखें तो अश्वगंधा के अपने आप में बहुत ही अच्छा काम है। जैसे हम किसी इलेक्ट्रिक पावर को हॉर्स पावर से अगर देखते हैं कि कितने हॉर्स पावर का इसमें वो आ रहा है, सेम ऐसे ही अगर अपने मैन पावर में हम देखें तो अश्वगंधा उस जो मैन पावर को बढ़ाने में जितना अच्छा काम कर सकता है दूसरा मेडिसिन प्लांट्स कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरह के प्लांट्स का जो चयन करते हुए इस कार्यक्रम का जो आगाज किया वो वास्तव में अनुकरणीय है और इसके लिए ये पूरी टीम और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी है उसमें जो अपने असिस्टेंस भी है,
वो NMPP के माध्यम से इसमें आपको असिस्टेंस मिल सकता है। अभी कल परसों ही मैंने एक चिट्ठी भी लिखा है, अभी मेरे को CEO का दायित्व भी दिया हुआ है मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में, तो एक चिट्ठी भी लिखी है और आपसे अनुरोध भी किया है कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए अगर हमें भारत सरकार के नेशनल राष्ट्रीय औषध पादप मंडल से अगर कोई वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो उसके लिए भी अगर आप प्रस्ताव भिजवाए हैं तो इस कार्यक्रम को बहुत आगे हम बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाइयां, और इस परिकल्पना को हम साकार करें। सतम जीवेम शरदा है, 100 साल तक हम जीते रहें। सतम पश्चिम शरदा, हम हमारी नेचुरल आइज से देखते हुए रहें। सतम ब्रूव्रियाम शरदा, हम हमारी वाणी से बोलते हुए रहें। ऐसी मंगल कामना जो हमारे वेदों में की है शतायु की, उस टारगेट को हम अचीव करते हुए और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको सहज रूप से अचीव भी कर पाएंगे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वेंकटेश शर्मा सर PCCP डेवलपमेंट से हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनसे आग्रह है कि वो स्टेज पर आए। आदरणीय पांडे सर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरजीत बनर्जी सर, सम्माननीय बनवारी लाल जी गौड़ साहब, सवाई सिंह जी, गिरधर गोपाल जी, ठाकुरदास जी, मेरे समक्ष उपस्थित सभी अतिथिगण, अधिकारीगण और इसके समस्त आयोजक, जैसा अनुकूल जी ने भी कहा, गिरधर गोपाल जी ने भी कहा, घर घर औषधि योजना की जो अवधारणा है या जिस तरह से इसको हम लेके चले हैं, जाहिराना तौर पे ये प्रत्येक घर को हमको छूना है। लक्ष्य यही है कि हम प्रत्येक परिवार से संपर्क साधें और जहां हम औषधियां घरों में पहुंचा रहे हैं वहां उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये है इसकी जानकारी भी हर घर में जा रही है। तो औषधि के साथ साथ जानकारी का होना और उसके बाद विभाग से उसका जुड़ाव बनना, ये मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा आउटकम आने वाले सालों में विभाग को भी इसका फल मिलेगा और हमारे समाज को तो इसका मिल ही रहा है। कार्यक्रम को जिस तरह से संचालित किया जा रहा है, योजना को जिस तरह से मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है और आने वाले समय में इसमें और उत्कृष्टता लाई जाएगी, तो मैं इसके लिए सभी हमारे जिला प्रशासन के, राज्य के, हमारे सभी समस्त अधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण, समस्त NGO बंधु जो साथ जुड़े हैं, सबका शुक्रगुजार हूं कि वो इसके साथ जुड़ें और इस कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं। ज़्यादा न कहते हुए मैं पुनः सभी आयोजकों को इसकी बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके लक्ष्य को हम कहीं ज़्यादा आगे ले जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि वन औषधि की बात, जैसे गिरधर गोपाल जी ने कही, वन औषधि के बारे में जानकारी प्रत्येक मानव को रहे, प्रत्येक समाज के हर व्यक्ति को रहे और उसका हम सदुपयोग हमारे जीवन काल में कर सकें और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजकों का, मनफूल जी का, सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं इसी कड़ी में राजस्थान समग्र विकास संघ के अध्यक्ष श्री सवाई सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप स्टेज पे आए और हमें उद्बोधन दें। श्री सवाई सिंह जी। आदरणीय पांडे साहब, आदरणीय सभी मंच पर विराजे हुए महानुभाव, बहनों और भाइयों, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार ने ऐसी पहल की है जिसमें जन भागीदारी भी और हमारे वन विभाग की भागीदारी बहुत सराहनीय रही है और आगे रहनी चाहिए, क्योंकि आगे का दौर जो है, आप देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है और पर्यावरण के परिणाम स्वरूप हर आदमी स्वास्थ्य से इतना पीड़ित है कि स्वास्थ्य का मामला बहुत गंभीर बन रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाएं चला रखी हैं और सारी चीजें, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आए तो उसके लिए पर्यावरण विभाग
और वन विभाग ये सारे मिलकर और जनता तीनों मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। गांधी जी ने कहा था किसी जमाने में कि प्रकृति के पास सभी का पेट भरने लायक व्यवस्था है, लेकिन लालच एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं कर सकती। तो ये लालच की दौड़ आजकल चल रही है। अन्यथा तो हमने देखा है गांव के लोग अपने गांव के फॉरेस्ट को, अपने जंगल को काटने नहीं देते थे। सूखी लकड़ियां हो जाती थी, वो जलावन के लिए जरूर लाया करते थे, लेकिन काटने नहीं देते थे। शिक्षा भले ही कम थी, लेकिन उस समय लोग सोचा करते थे कि अगर पेड़ों को काटा तो बरसात नहीं होगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पशुओं के लिए चारा नहीं बचेगा, कई तरह की बातें। पशुपालन खूब था, लेकिन पेड़ भी हरे भरे खूब रहते थे। कहते हो सब ये सीएमओ से फोन बार बार तो ये पेड़ों के बारे में उस जमाने में भले ही शिक्षा नहीं थी, लेकिन गांव के लोगों की समझ बहुत थी। आज समझ तो बड़ी है, शिक्षा भी बड़ी है, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे वन जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। ये वन संरक्षण में, वनों को बचाने में जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। और मैं तो अब ये कहूँ, फॉरेस्ट विभाग डंडा उठाने के बजाय समझाने का गांव गांव में कमेटियां बने। हर गांव में वन रक्षक वैसे शायद बनाई होंगी, लेकिन वो पूर्ति के लिए नहीं, वास्तव में जो वन रक्षक टोली है, मानसिकता है, ऐसे लोगों की बने। जंगलों में तो ये केवल अथाह स्वास्थ्य की चीजें हैं, केवल ये 4 ही पौधे नहीं, अथाह बहुत सारी चीजों के उल्लेख भले नहीं हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी चीजें हैं। और पर्यावरण तो जो हर तरह के स्वास्थ्य को ठीक करता है वो तो है ही। 30% वन होने चाहिए। लेकिन अब राजधानी, जब हम आए थे राजधानी में 7 लाख लोग थे, आज शायद 50 लाख के आसपास पहुंच गए। और जो जयपुर एक दफा आ गया वो वापस शायद नहीं जाता। ये हालत बनी हुई है शहरों की। ये हालत, गांव में रोजगार नहीं रहा तो शहरों में आ जाते हैं, स्वाभाविक है, अपना पेट पालने की दृष्टि से। लेकिन शहरों का प्रेशर जो है, और फिर बाद में धीरे धीरे अब वाहन देखिए, एक एक घर में 5-5 गाड़ियां देखते हैं, तो पर्यावरण तो खराब होगा ही होगा, बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी। तो इन सारी चीजों पर सबको सोचने की जरूरत है। केवल सरकार सोचे, सरकार ने तो एक ये बहुत अच्छी योजना चलाई है, बहुत ही अच्छी योजना, कि घर पहुंचा रहे हैं आपके स्वास्थ्यवर्धक पौधे, घर पहुंचा रहे हैं जनता के, ये सबसे अच्छी भूमिका है। लेकिन जनता को भी आगे सोचना पड़ेगा। जनता, सरकार, विभाग, ये सारे मिलकर इस आंदोलन को एक तरह से आंदोलन बनाए, अभियान क्या, आंदोलन। तब ये पर्यावरण बचेगा, तब स्वास्थ्य ठीक होगा, और तभी आगे हमारी रचना ठीक तरह से खड़ी हो सकेगी। इस बात के साथ ही मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सवाई सिंह जी, अध्यक्ष राजस्थान समग्र सेवा संघ। जैसा कि सभी को विदित है कि समग्र सेवा संघ जो है गांधीवादी विचारों को जो है अपने आमजन तक प्रचार करने का बहुत बृहद स्तर पर कार्य कर रहा है, और प्रचार प्रसार का अन्य योजनाओं में भी इनका काफी योगदान रहता है। और घर घर रोज की योजना में भी इन्होंने काफी प्रचार प्रसार का काम किया है, और इसीलिए हमने यहाँ इनको इस कड़ी से जोड़ने का काम किया है कि इस योजना का जो है जन जन तक पहुँचाए, प्रचार प्रसार करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो BFMC गठन की बात कही है, तो मैं सर आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे रेवेन्यू विलेज तक ग्रामीण वन सुरक्षा प्रबंध समितियां बनी हुई हैं, और वन सुरक्षा में जो है अपना योगदान दे रही है। आपके जो भी सुझाव है हम उनको लेकर के और अच्छी सुदृढ़ उनको करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसी कड़ी में आगे जो है हमारे वन विभाग के मुखिया डॉक्टर DN पांडे सर PCC को बुलाना चाहूँगा कि आप आए हर में संबोधित करें। डॉक्टर पांडे सर। मैं संशोधन करते हुए
अरिजीत बनर्जी एडिशनल पीसीसी अफसर आईटी सर से निवेदन करूंगा कि आप हमें संबोधित करें। अरिजीत बनर्जी सर। मंच पर उपस्थित महानुभाव और इस सभा में उपस्थित इस वर्कशॉप का सारे पार्टिसिपेंट्स, सबको नमस्कार। अभी सवाई सिंह जी बड़ा महत्वपूर्ण एक बात कहे कि गांव-गांव तक लाठी को छोड़कर वन विभाग के कर्मचारी गांव वालों के साथ बैठे और उनको संरक्षण का असली महत्व के बारे में जानकारी दें। हम सब जयपुर शहर में आज विराज रहे हैं और ये नर्सरी सचिवालय के ठीक पीछे स्थित है। मैं जब 10:30 बजे आया, खूब सारा प्लास्टिक रास्ते में दिखा, सचिवालय के इर्द गिर्द, इस रास्ते पर भी, नर्सरी का गेट के अंदर भी। कोई बाहर से आके फेंक के नहीं गया था। इसी एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हीं का फेंका गया। जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, संपन्न शहर है, रईसों का शहर है। हम किसको जानकारी दें? हर घर में 5 गाड़ियां होती है, 5 गाड़ी को रास्ते पे धोया जाता है और वो तेल वाली पानी सड़क में पड़ा रहता है। सर, 5 गाड़ी खरीदने का जिसका औकात है उसको मैं क्या जानकारी दूं? एक तो ये बात होगी। ओएसडी साहब ने कहा कि औषधि, उसका महत्व, भारत सरकार का पीठ थपथपाया, राजस्थान सरकार का, अच्छी बात है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि किसी भी पौधा, एक तो पौधा लगाने से पुण्य मिलेगा, पौधा लगाने से वातावरण ठीक हो जाएगा, औषधि मिलेगी, ये तो एक पार्ट हो गया संरक्षण का। मैं तो पौधा लगाऊं सिर्फ आनंद के लिए, किसी चीज का अपेक्षा से नहीं। औषधि मिल जाता है, अच्छी बात है, नहीं भी मिले, फूल आता है, अच्छी बात है, उसको बढ़ते हुए देखने में ना बड़ा आनंद मिलता है। मैं उसी कारण से पौधा लगाता हूँ, मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ पौधा से। शायद ये सोच का भी थोड़ा आवश्यकता है। हर एक चीज में मुनाफा नहीं देखा जाता है कि सब 4 तुलसी लगा लेंगे तो मैं तो बिल्कुल अमर हो जाऊंगा। कोई अमर नहीं होगा, सबको मरना है। लेकिन 4 तुलसी लगाने से एक भावना होता है कि 4 नहीं, अगले साल तुलसी 40 हो, ये गिलोय 100 हो, उसको बड़ा होना। 4 पौधों से किसी का कोई स्वास्थ्य में सुधार कुछ नहीं होने वाला है जब तक ना आप उसका संख्या को बढ़ाएंगे। परिवार में, मोहल्ले में, समाज में सबको एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन देंगे कि वो भी लगाएं और बचा के रखें। एक बार 5 जून को या बरसात में पौधा लगाया, सेल्फी खींचा, व्हाट्सएप और फेसबुक में डाल दिया, फिर अगले साल देखा जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होता। आप एक भी सेल्फी ना खींचे, लेकिन 2 पौधों को बचा के जरूर रखें। इसी के साथ मैं और समय नहीं लूंगा। थैंक यू फॉर द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और आगे जब इनका वितरण होगा, इनके साथ में हम कोशिश करें कि इनके सीट्स भी जो वितरित कर पाएँ, ताकि इनकी प्रोपेगेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब इसी कड़ी में मैं मृदुला कुमारी जी से निवेदन करूँगा। मैं संशोधन करते हुए मैं ठाकुरदास जी जो रिटायर्ड IAS हैं और राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि आप 2 शब्द बोलें। सम्मानित सभी उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, भाइयों बहनों, मुझे ज़्यादा भाषण देना तो नहीं आता, परंतु पहले मैंने मना भी किया था, इसलिए मेरा नाम उन्होंने काट दिया। मैंने कहा भाई मैं बोलूँगा नहीं, पर कुछ बातें ऐसी है जो मेरे से बोले बना रहा नहीं गया और आपको सूचना देना उन बातों की बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को कभी अदरवाइज नहीं लें। ये मान के चलें जो फॉरेस्ट और आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने ये मिलकर जो काम किया है, इसके पीछे किसका हाथ है ये भी सोचना चाहिए। जब तक किसी कार्यक्रम में सरकार साथ नहीं देती है, तब तक वो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। महात्मा बुद्ध को अशोक महान ने सपोर्ट किया तो महात्मा बुद्धा जो थे वो काफ़ी फेमस हुए।
और चारों तरफ बुद्ध धर्म फैला। उसी प्रकार आयुर्वेद और फॉरेस्ट को माननीय अशोक गहलोत साहब ने अपना समझकर इतनी तवज्जो दी है, जिसका मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ, सबूत है जिसका। जब जोधपुर में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की बात चली तो कहा कि साहब इतनी संख्या नहीं है। वहाँ नंद किशोर जी एक वैद्य थे, बड़े फेमस थे, उन्होंने काफी जोर डाला, वो चली नहीं बात, और वो फाइल पे ना हो गई कि साहब जोधपुर में आयुर्वेद कॉलेज नहीं खोल सकते। मेरा पदस्थापन हुआ अशोक गहलोत साहब के पास में और जोधपुर मुझे दिया गया। तो फाइल मेरे सामने जब आई तब मैंने देखा कि इसमें तो कोई बहुत दम वाली बात है, इसने क्यों मना क्यों कर दिया लोगों ने, और आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने यहाँ किसी ने भी कॉलेज ने क्यों मना कर दिया। तो मैं वो फाइल लेके एस.एन. थानवी साहब के पास गया। एस.एन. थानवी आयुर्वेद सेक्रेटरी थे, जो आयुर्वेद में रहने वाले हैं, उनको पता है। उनके पास गया तो उन्होंने कहा, भाई ठाकुरदास जी कॉलेज की क्या बात कर रहे हो, जोधपुर में तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, हम तो कॉलेज के लिए तरस रहे हैं यार, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो। तो क्या इसकी चिंता मत करो, आप साहब से मेरी बात करा दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा और फंड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट से ले आऊंगा। तो जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जिनको पता है वो सिर्फ अशोक गहलोत साहब की देन है, उन्होंने ही किया। फिर जब वो सीएम बने शुरू में तो ये कहा गया है कि सब सारे आईएएस आरएएस ये जो है ना, और आरपीएस आईपीएस ही लोग सीएमओ में रहते हैं, और फॉरेस्ट की कोई सार संभाल होती नहीं है, फॉरेस्ट का कोई आदमी रहता नहीं है। तो मैं समझता हूँ शायद पहली मर्तबा अरिजित बनर्जी और पांडे साहब ये आईएएस होते हुए भी सीएमओ में रहे। तो इसका मतलब ये है कि सीएम साहब इस मामले में बहुत एक्टिव हैं और बहुत संवेदनशील हैं, और ये चाहते हैं आयुर्वेद और वन विभाग आगे बढ़े इन कामों में। रही बात मेरे यहाँ आने की, राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अब जब कोरोना का चला दौर तो करीब 78 लाख पैकेट हमने वहाँ फ्री बांटे थे, और कोविड केयर सेंटर जब चला तब आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने चला के हमको कहा कि हम काढ़ा देंगे। हमने कहा भाई आपके डिपार्टमेंट से लेटर लाओ, पता नहीं किस तरह क्या है क्या नहीं। इतना मतलब बैम होता है ना, जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट की दवाई लेने में 10 बातें सोचनी पड़ती है। तो इन्होंने लेटर लाए, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, 5 वैद्य सुबह शाम को दो ट्रमों में आए, 2 पालियों में आए, और सारे मरीजों को वो काढ़ा पिलाया गया। जो हमारे सेवादार थे, करीब वहाँ 300 सेवादार करीब थे जो सेवा कर रहे थे, और करीब 500-700 सेवा उनके थे, जेडीए के अधिकारी कर्मचारी और उनके लोग, सबको काढ़ा दिया गया। और आश्चर्य की बात ये सोचो, मैं आपसे कोई ज्यादा तारीफ या झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक भी सेवादार को कोरोना उस पीरियड में नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। बस मैं इतना बोल के जो है धन्यवाद दूंगा आपको, और मेहरबानी आपने मेरे को बुलाया, धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। सभी को विदित है कि राधा स्वामी सत्संग ने जो है सेवा की, उन्होंने कोरोना काल के अंदर बहुत सेवा की है। लोगों को जो कोविड पॉजिटिव थे वहाँ रह करके इन्होंने इलाज दिया है, तो इनकी सेवाएं सभी जानते हैं। प्रचार प्रसार में भी इनका काफ़ी योगदान रहता है। हमारी इस योजना में, क्योंकि इनसे काफ़ी जुड़े हुए सेवक रहते हैं, तो हमारी योजना को ये जन जन तक पहुँचाएंगे। अब जो अब इस उद्घाटन सत्र में मैं वैद्य बनवारी लाल जी गौड़, सेवानिवृत्त निदेशक आयुर्वेद संस्थान जयपुर को आमंत्रित करता हूं कि हमें, वैसे तो इनका उद्बोधन टेक्निकल सेशन में होना था, लंबा है, अपने पूरे टेक्निकल सेशन में रहेंगे, परंतु अतिथियों के आग्रह पे जो है इनको 2 शब्द कभी बुलाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वैद्य बनवारी लाल जी गौड़ सर। गुणत्रय विभेदेन मूर्ति त्रय मुपेयुषे त्रयी भूये त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। परम सम्माननीय पांडे जी, बनर्जी साहब, वेंकटेश शर्मा जी, अन्य सभी महत्वपूर्ण अतिथि महोदय, मंच पर जो श्रेष्ठतम संयोग है वो सप्त ऋषियों का संयोग है। 7 ऋषि बैठे हुए हैं, और सामने जो बैठे हुए हैं वे सभी ऋषि समूह हैं।
प्राचीन काल में सभी ऋषि, तपस्वी, वनवासी ये जंगलों में रहा करते थे और उन जंगलों में रहने वाले ऋषियों का अर्चन जो करते थे उसे ऋष्यर्चन कहा जाता है और वही रिसर्च है। जिन औषधियों की आप बात कर रहे हैं ये संस्कृत के एक श्रेष्ठतम शब्द से बना हुआ है। ओस कहते हैं सामान्य रूप से होने वाला शारीरिक कष्ट या दाह, और उसको जो धारण कर ले और हमको उससे निवृत्त कर दे वह औषधि है। पांडे साहब का निर्देश है कि मैं अब भी बोलूं और शायद मुझे बाद में भी बोलना पड़ेगा, और पिछले लगभग 47 साल से बोलता ही आ रहा हूं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये घर घर औषधि योजना जो आई, और उसमें मैं प्रारंभ में ही, क्योंकि पांडे साहब से मेरा बहुत पुराना परिचय है, वनों के ये संरक्षक हैं इसलिए नहीं है, अपितु ये श्रेष्ठतम आयुर्वेदज्ञ भी हैं। आयुर्वेद के 4 पाद हैं और उन 4 पाद में सबसे पहला वैद्य है, दूसरा औषधि है, तीसरा जिसका आप उपचार कर रहे हैं उसका परिचारण करने वाला व्यक्ति है, और चौथा स्वयं रोगी है। ये चारों आपस में सहयोग करेंगे तो ही रोगी ठीक हो सकता है। तो वैद्य के बाद में दूसरा नंबर जो श्रेष्ठतम है कि आपका शस्त्र यदि अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि संपूर्ण सृष्टि वर्तमान काल में, जैसा कि बनर्जी साहब ने भी कहा, सवाई सिंह जी ने भी कहा, और बनर्जी साहब ने तो वहां उठते समय ये कहा था मैं तो विरोधी आदमी हूं, विपक्ष का हूं, लेकिन जो विशेष रूप से पक्ष लेता हो वही विपक्षी होता है। और इन्होंने विशेष रूप से पक्ष ये लिया कि हम इन औषधियों को, केवल 4 औषधियों को धारण कर लेने मात्र से ठीक नहीं होगा कोई, लेकिन 4 औषधियां धारण कर रहे हो तो दूसरी औषधियां भी आपको धारण करनी ही पड़ेंगी। जिन 4 का जो संरक्षण करता है वो प्रकृति दूसरी जो आपको अपने आप दे रही हैं उनका भी प्रयोग उस प्रकार से किया जाता है। सभी वनस्पतियों का ज्ञान चिकित्सक को नहीं होता है, इसलिए आचार्य चरक कहते हैं अविपास चैव गोपास च ये चान्य वनवासिन। भेड़ बकरी पालने वाले, गाय पालने वाले और वनवासी लोग, इनको पूछ करके काम करना चाहिए। आप ये देखिए कुछ औषधियां ऐसी हैं कि बकरियां ही खाती है, कुछ औषधियां हैं कि गाय भी खाती हैं और गाय कुछ को छोड़ देती है। तो ऐसे ये एक सांकेतिक है, अनेक पशु पक्षी अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं और उन पर होने वाले परिवर्तन को देख करके चिकित्सक उनका प्रयोग करते हैं। इन 4 औषधियों का जो चयन किया उसमें पांडे साहब का सबसे बड़ा योगदान है। और कारण क्या है कि आयुर्वेद में 3 दोषों को माना, किसी भी रोग की उत्पत्ति में 3 दोष होते हैं। प्रकृति का स्वास्थ्य स्वरूप भी चल रहा है तो भी 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनके बिना कोई रोग नहीं होता। इनको सही स्वरूप में आप रख लो तो व्यक्ति रोगी नहीं होता, स्वस्थ रहता है। प्रकृति आपको हर चीज इस प्रकार की देती है कि आप सही समय पर उसका प्रयोग उसी प्रकार से करें तो व्यक्ति बहुत कुछ स्वस्थ रहने में अपने आप को समर्थ हो जाता है। यद्यपि कुछ बातें ऐसी हैं कि व्यक्ति के वश में नहीं होती हैं, प्रकृति के वश में होती हैं। उसमें वायु, जल, देश और काल, ये अलग बात है। लेकिन प्रमुख रूप से प्रकृति जिन वनस्पतियों को देती है, अब ये वनस्पति शब्द तो प्रचलित हो गया, अन्यथा आयुर्वेद तो इनको अलग अलग स्वरूप में मानता है। फलैर वनस्पति पुष्पई, जो फल और पुष्प दोनों देती है वो वनस्पति होती है। और वानस्पत्य वो होता है जिसमें फल आते हैं।
लेकिन पुष्प अदृश्य होते हैं। जैसे बड़ पीपल जो है उसके पुष्प दिखाई नहीं देते, होते हैं, वो वानस्पत्य में आते हैं। और औषधि किसको कहते हैं? औषधि है फल पाकांत, फल लगा और औषधि समाप्त हो जाती है। इसलिए जो 1 वर्ष आयु होते हैं या 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने की होती हैं, वे वनस्पतियाँ, वो औषधियाँ हैं। तो हर एक का अलग अलग योगदान है। आपको प्रकृति जिस समय जो चीज देती है उसका प्रयोग करें। मूली औषधि है, लेकिन मूली विकृति भी करती है। जून के महीने में आप है जो किसी भी बढ़िया स्टोर में चले जाइए और वहाँ 50 रुपए की एक मूली आपको मिल जाएगी, जुलाई में मिल जाएगी, जबकि वो सीजन नहीं है। आप भले ही से उसको हाथ में लेकर के पूरे मोहल्ले में दिखाते हुए आइए, देखिए आज कितनी महंगी सब्जी हम खाएंगे, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त कब है? जिस समय प्रकृति से होने वाली जो परिवर्तन उसमें होते हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये प्रत्येक औषधि में होते हैं। बाजरा जो है हमको अक्टूबर के महीने में मिल जाता है। अब आप कल्पना करिए यदि बाजरा हमको अप्रैल के महीने में मिलता तो मई और जून में जितने भी पाइल्स के हॉस्पिटल्स हैं वो भरे हुए मिलते। तो प्रकृति कहती है कि मैं जिस चीज को जिस समय आपके अनुकूल समझ करके देता हूं उसका आप प्रयोग करिए। अभी पूर्व IAS साहब ने जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात कही, वहां मैं 5 साल वहां का वाइस चांसलर रहा। वास्तव में वो उत्कृष्ट स्थल है आयुर्वेद के लिए। यदि चरक संहिता को हम देखें तो चरक संहिता कहती है कि विश्व में यदि सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य वाले व्यक्ति हैं, मरुभूमिर आरोग्य कराणाम, आरोग्य करने वालों में सर्वोत्कृष्ट स्थान मरुभूमि का है। वहाँ का रहन सहन, खान पान सब कुछ। पर अब आप वहाँ जाकर के देखिए कि वहाँ भी पिज्जा और ये नूडल्स वगैरह ये यदि खा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं। साउथ में जितना बढ़िया वो ये इडली डोसा नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा बढ़िया आपके यहाँ जयपुर में यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये आपके अनुकूल नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सी वनस्पतियां, बहुत से द्रव्य। एक बात और भी है, जैसा कि गिरधर गोपाल जी ने कहा, मुझे इस बात का गौरव है कि मैं पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में मेरे शिष्य उच्चतम पदों पर हैं। यहाँ बैठे हुए बहुत से आयुर्वेदिक उच्चतम पदों के पर आसीन हैं, सब मेरे शिष्य हैं। तो इच्छेद शिष्यादपि पराजयम, शिष्य से भी पराजय स्वीकार करें, श्रेष्ठतम बात है। उन्होंने कही कि कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि नहीं हो। आचार्य चरक कहते हैं सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन्, सभी संसार में जितने भी द्रव्य हैं वो पांच भौतिक है। आपका शरीर पांच भौतिक है। तो यद यद आहार जातम तू क्षीण प्रार्थयते, नहीं, आपको जिस चीज की कमी शरीर में होती है उस चीज की आकांक्षा आपका शरीर प्रकट करता है, और वह उसको आप दे दीजिए तो वो आकांक्षा की शांति हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें। सुश्रुत तो इससे भी बढ़ करके कहते हैं नानौषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम, संसार में कोई सा ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि नहीं है। ये जो ढेला और पत्थर दिखता है ये भी औषधि है, और इनका भी प्रयोग आचार्यों ने किया है। मैं यहाँ पांडे साहब विराजमान है, और मैं कहता हूँ कि ये वन विभाग का सर्वोत्कृष्ट महर्षि समूह है यहाँ जो बैठा हुआ है। 4 प्रकार के होते हैं, एक ऋषि पुत्र होते हैं, एक ऋषिक होते हैं, एक ऋषि होते हैं और महर्षि। ये यहाँ महर्षि बैठे हैं, सामने ऋषि और ऋषि पुत्र भी विराजमान है। एक ही बात कहना चाहूंगा कि वनस्पतियों, देखिए सबसे बड़ी बात तो महत्वपूर्ण ये है कि मनुष्य ने वनों को निर्मूल कर दिया और सब जगह उखाड़ उखाड़ करके पत्थर ही पत्थर स्थापित कर दिए। लेकिन अब वन विभाग उन घरों में वापस वन स्थापित कर रहा है। यानी किसी घर में आप वापस यदि वनस्पतियां दे रहे हैं तो आप जंगल को घर में ला रहे हैं, जो पहले लोग जिस प्रकार से प्राप्त करते। वन का तात्पर्य होता है वन्यते सेव्यते, जिसका सेवन किया जाए वो वन है। बाकी ये पत्थरों के मकान सेवन करने योग्य है क्या? वृक्ष के नीचे सेवन करने योग्य है, वृक्ष का की हवा जहाँ आती है वो सेवन करो, वनस्पतियाँ सेवन करने योग्य।
तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें यदि ये हो जाए, ये डंडे वाली बात कही जैसे इन्होंने, डंडा तो चाहिए। डंडा यदि आप नहीं रखोगे तो वनस्पतियों की जो चोरी होती है ना, वो गुणवत्ता की हीनता पैदा करती है। वन में जिस किसी भी वनस्पति को प्राप्त करने वाला यदि कोई व्यक्ति है कि मैं इसे ले जा करके बेच दूं, किसी को दे दूं, तो वो उसके पकने का या रस गुण वीर्य विपाक पूर्ण होने का अवसर नहीं देखता। उसको तो जब मौका मिलता है जब तोड़ी और भगा। तो इसलिए उनका संरक्षण करें, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो भी महत्वपूर्ण है कि आप उनको उन वनस्पतियों का महत्व समझाएं। पूर्ण होने के बाद ये इसकी प्राप्ति की जानी चाहिए। मुझे शायद ये पता है कि बहुत सी औषधियों को वन विभाग से आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। कोई ऐसा नियम भी बनाया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए कि श्रेष्ठतम औषधियाँ जो केवल वन में ही हो सकती। जिस आंवले को हम बाग में उगा करके लेते हैं, इतना मोटा आंवला लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है जंगल में होने वाले उस छोटे से, जिसमें 20 ग्राम की मात्रा में उसकी साइज होती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के द्रव्य वैद्य समाज को या चिकित्सा करने वाले लोगों को या उपभोग करने वालों लोगों को एक नियत प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो जाए, ये प्रक्रिया करनी चाहिए। बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, इनके अपने अपने दूसरे कार्य भी हैं जो इसी से संबंधित हैं, जाएंगे। मुझे कहा गया था कि बाद में बोलेंगे आप टी ब्रेक के बाद में, लेकिन पांडे जी का आग्रह था कि मैं पहले बोलूं। और श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा का ये भी था कि आज का ज़माना एक के साथ एक का फ्री का भी है, तो एक व्याख्यान अभी दे दें, एक व्याख्यान बाद में दे दें। तो मैं पुनः आप सबका आभार और महर्षि तुल्य पांडे जी का आभार इस बात के लिए कि वे आयुर्वेद को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। मुझे पूरे भारतवर्ष में गर्व के साथ कहता हूँ, मैं ये भी कहेंगे कि आज मेरे से ज़्यादा चरक संहिता जानने वाला पूरा भारतवर्ष में नहीं है। भारतवर्ष में नहीं है तो विश्व में भी नहीं है। लेकिन यदि चरक संहिता के गहनतम विषयों को, गूढ़तम विषयों को आसानी से समझने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो पांडे साहब में भी है। तो ये मेरे लिए एक गौरव की बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब। गुरु जी की टी सेशन के बाद में भी एक लेक्चर होना है जिसमें हम सभी लाभान्वित होंगे। अब मैं महिला शक्ति से जो मधुरा कुमार जी जो साबरमती आश्रम से जुड़ी हुई हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप भी 2 शब्द जो है अपने उद्बोधन में आप प्रस्तुत करें। मधुरा कुमारी जी। मंच पर बैठे हुए सभी विद्वज्जन, सबकी बातें सुन करके थोड़ी मेरी भी मनसा हुई कि मैं भी कुछ अपना अनुभव बताऊं, कुछ अनुभव बताऊं। घर घर औषधि की योजना जो चली है वो बहुत ही उचित योजना है और होना भी चाहिए। बचपन से ही हमने इस आयुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे हैं। इसका खास कारण ये है कि मेरे नाना डूंगरपुर महारावल के राजवैद्य थे और उनसे मेरी माँ ने काफ़ी आयुर्वेद की औषधियाँ सीखी और उनसे मेरी माँ से मैंने कुछ घरेलू औषधियाँ जो आवश्यक होती हैं वो सीखी भी और उसको मैंने अपनाया भी और आस पड़ोस के लोगों को भी आवश्यकता अनुसार देती भी रही हूँ। कुछ पौधे ऐसे हैं जो हम घर में लगा सकते हैं। बहुत से पौधे हैं जिसके बारे में आप लोग वैद्य लोग सब जानते होंगे। मैं कुछ पौधों का नाम भी आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ जो हमारे लिए जंगल में होते हैं किंतु उपयोगी बहुत हैं। जैसे थुअर का नाम आपने सुना होगा, बड़ा उपयोगी पौधा है। ये खासकर जोड़ों के दर्द के लिए काम होता है।
काम में आता है। कैसे काम में आता है वो वैद्य लोग जानते होंगे, उसको मैं अभी आप चाहेंगे तो बताऊंगी, नहीं तो अभी मैं आगे पौधों के नाम बता रही हूँ। आंकड़ा लोग उससे दूर भागते हैं, किंतु वो बड़ा उपयोगी पौधा है। उसके पत्ते बहुत काम आते हैं। उन पत्तों को अगर हम तवे पे गरम करके सूजन पर या घुटने के दर्द पे लगा दें तो आप देखिए आपको तुरंत आराम मिलेगा। आप अनुभव करके देखिए, खुद करके देखिए। दूसरा है वज्रदंती। वज्रदंती का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इससे मंजन बनाया जाता है, खास करके कुछ लोग दातुन भी कर लेते हैं, कुछ लोग उसका मंजन भी बना लेते हैं, जिसके लिए दांत बड़े मजबूत होते हैं। आप बुढ़ापे तक आपके दांत मजबूत रहेंगे। मेरी उम्र अभी आप बता सकते हैं कितनी होगी? 80 से ऊपर है, किंतु मेरे दांत अभी तक मजबूत हैं। एक दांत भी इधर उधर नहीं है। इसका कारण है क्योंकि हम जो उपयोग करते हैं वो मौसम के अनुसार हर चीज़ को, जैसे वैद्य जी ने बताया कि मौसम के अनुसार वस्तुओं का उपयोग करना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। घुटने के दर्द के लिए है, निमोनिया के लिए कायफल है, और खासकर अरंडी का तेल आजकल बहुत उपयोग करना चाहिए। कोरोना काल में अगर आपने अरंडी के तेल को सवेरे उठते ही नाक में लगा लो और आप घूमो, आपको ये मास्क वास्क लगाने की जरूरत नहीं है। मच्छर अपने आप दूर भागेंगे। जैसे भी तेल से मच्छर दूर जाता ही है, तो ये भी हमारे लिए बड़ा उपयोगी चीज़ है। दूसरा गिलोय के बारे में आपने बताया, ये कहीं काम आती है, बुखार में भी काम आता है, बहुत सी बीमारियों में उपयोग होता है। वो तो वैद्य जी जानते हैं। मैं तो थोड़ा बहुत इसका अनुभव जो मैंने किया है और जो मैंने अपनाया है वही बता रही हूँ आपको। इसके अलावा आंबा हल्दी, मैं ये सारी बातें बता रही हूँ जो आपको शायद उचित लग रही है या नहीं, परंतु मैं सोचूं मैं बता दूँ उसी के, क्योंकि जो अनुभव मैंने किया है वो बताना उचित ही समझती हूँ ताकि सबको पता चले। अजवाइन का पौधा, ये भी हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। कहते हैं ना कि अजवाइन ले लो, घर में कहते हैं घर की दवाइयाँ हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं गैस बन रही है तो अजवाइन ले लो। अजवाइन का पौधा भी हमारे घर में होना चाहिए। मेरे यहाँ अजवाइन का पौधा है, गिलोय भी है, काली मिर्च, ये क्या कहते हैं, तुलसी के पौधे दोनों ही हैं, श्याम तुलसी, राम तुलसी, गिलोय, और इसके अलावा वज्रदंती, ये सब कुछ लगाया हुआ है। और अजवाइन का पौधा भी, पर आजकल सूख गया है, उसको मैं दोबारा से लगाऊंगी। तो बहुत सी औषधियाँ मैंने अपने घर में लगा रखी हूँ, जिसका उपयोग करती रहती हूँ समय समय पर, और दूसरों को भी इसका लाभ अपने अनुसार देती रहती हूँ। आंबा हल्दी, ये भी बड़ी उपयोगी है। ये हमारे हड्डियों के लिए, हड्डियों को काफ़ी मजबूत करती है। और आंबा हल्दी आजकल काफ़ी मिल रही है, सर्दी के मौसम में बहुत आती है। इसका उपयोग जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरी है आंबा हल्दी मुलेठी, इसका मिश्रण करके अगर हम उपयोग करते हैं तो गले का दर्द, खांसी, दमा, ये काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो इस प्रकार मौसम के अनुसार, जैसे आप बता रहे हैं कि मौसम के अनुसार सब्जियां और दालों का उपयोग करना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरी बात आपको उचित लगी हो और अच्छा लगा हो तो आप मुझे इसके लिए आशीर्वाद देंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा परिवार गांधी जी के व्यक्तिगत कोई गांधी जी से संबंधित संस्कृत सुनाइए आप, क्योंकि पूरा परिवार गांधी जी से इतना जुड़ा रहा, तो ऐसा कोई संस्कृत सुनाइए जिससे हमें प्रेरणा मिले। साबरमती आश्रम में सन 35 में मेरे पिताजी साबरमती आश्रम में गए, जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम करीब करीब छोड़ दिया था, किंतु कभी कभी आया करते थे। तो मेरे पिताजी को साबरमती आश्रम में गायों का पालने का और दूध का उपयोग करने के लिए जिम्मेदारी दी हुई थी। तो एक बार क्या हुआ कि बापू आए हुए थे साबरमती आश्रम में, और उस समय दूध काफ़ी, गाय भी काफ़ी साबरमती आश्रम में थी। आज तो बहुत कम है, साबरमती आश्रम में गाय बहुत कम है। तो गायों का दूध बच गया। तो पिताजी ने सोचा कि इस दूध का कुछ उपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने उस दूध को गाढ़ा करके पेड़ा बना दिया, और वो पेड़ा बना करके बापू को चखाया। तो बापू ने कहा, अरे किसने बनाया ये?
तो डर तो लगी, एक बार डर लगा कि भाई ये क्या बात है, कहीं मुझे डांट पड़ेगी कि इसका उपयोग क्यों कर लिया, दूध पिलाने की बजाय इसको मावा क्यों बना दिया, पेड़ा क्यों बना दिया। पिताजी डरते हुए सामने गए, कहा कि मैंने बनाया। कहा कि बहुत अच्छा दुलजी भाई नाम था मेरे पिताजी का, कि बहुत अच्छा, ऐसे ही आप बची हुई चीज़ों का उपयोग कर लिया करो। और आज भी साबरमती आश्रम में वो दूध का पेड़ा बनता है, आप कभी भी साबरमती में जाओ तो आपको जरूर मिलेगा। दूसरा, मेरे ससुर भी साहब गांधी जी के साथ रहे। एक बार उनको दाल बनाने के लिए कहा कि आज भोजन पंडित जयदेव बनाएंगे। उन्होंने दाल बनाई। अब गुजराती दाल तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल पानी की तरह ही होती है, तो उन्होंने काफ़ी पानी वानी डाल डूल करके अच्छी तरह दाल बना दी। फिर भी उनको ऐसा लगा कि क्या पता ये इतनी गाढ़ी दाल, बापू नाराज हो जाएंगे मेरे से। तो उन्होंने कहा कि आज दाल किसने बनाई है? क्या पंडित जयदेव ने बनाई है, तो बुलाओ उसको। तो कहते हैं हम गुजराती लोग ऐसी दाल खाते हैं, इससे और पतली होनी चाहिए थी दाल। तो कहते हैं कि आगे से ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार के कुछ अनुभव थे जो मैं आपको बता रही हूँ। धन्यवाद। हाथ पकड़ना पड़ेगा, मेरा पानी आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बापू के साथ आपके परिवार ने जो संस्मरण रहे उनके हमारे को यहाँ व्याख्यान दिया और उससे हम लाभान्वित हुए। आप गांधीवादी सच्ची प्रचारक हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं, जिसका हमें इंतजार है, हमारे वन विभाग के मुखिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हेड ऑफ फॉरेस्ट बोर्ड डॉक्टर DN पांडे सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप हमें संबोधित करें। तो डॉक्टर DN पांडे सर। मैं दीप नारायण कहते हैं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। परम सम्माननीय आचार्य श्रेष्ठ प्रोफेसर बनवारी लाल जी गौड़ साहब, गिरधर गोपाल जी, अरिजीत ठाकुरदास जी, वेंकटेश जी, सवाई सिंह जी, सभी साथीगण, मैडम विशेष रूप से आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप पधारे। ये एक ऐसा विषय है जिसमें जैसा अरिजीत बनर्जी साहब ने कहा कि भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं और बहुत स्वाभाविक है। वैचारिक जो भिन्नता है वो समाज के आगे बढ़ने की कुंजी है। वैचारिक भिन्नता न होती तो शायद चरक के बाद किसी ने, आचार्य चरक के बाद किसी ने कलम नहीं चलाई होती आयुर्वेद। लेकिन वैचारिक भिन्नता आचार्य सुश्रुत को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। आचार्य वाग्भट को प्रेरित किया एक दूसरी व्यवस्था जोड़ने में। घर घर औषधि योजना पर आकर मुझे थोड़ा आपसे मैं बात कुछ करना चाहता हूँ। पहली बात तो मेरा जो वन परिवार है, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपने राज्य की 563 पौधशालाओं में जो पौधे उगाए कम समय में, आपने उससे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन अंततः आप उन परिवारों तक पहुंच सके जहां आपको पहुंचना था, जहां तक इन पौधों को लेकर जाना था। आप देख रहे हैं कुछ अच्छे पोस्टर्स या जो आपको बांटे गए पैम्फलेट्स। बहुत लोगों की इसमें मेहनत है। अरिजीत बनर्जी साहब हमारे इस टीम को हेड करते थे, अभी भी कर रहे हैं, जिन्होंने ये सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए तैयार किया। बहुत बहुत बधाई अरिजीत आपको और आपकी टीम को।
पूरा जिला प्रशासन, जिनमें से सब लोग आज यहाँ नहीं हैं, होना चाहिए, जो कार्यक्रम इस तरह के होते हैं सबको हमें बुलाना चाहिए। हो सकता है आपने बुलाया हो, लेकिन जिला प्रशासन के तमाम विभाग जिन्होंने अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट किया, जो आप जानते हैं, उन सबको विशेष धन्यवाद। इसमें पौधे देने की जिम्मेवारी जो राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना ये रही, पौधे देने की जिम्मेवारी तो वन विभाग की थी, ज्ञान देने की जिम्मेवारी आयुर्वेद विभाग की थी। पौधे बांटे गए, उसके साथ ज्ञान का वितरण हुआ, लेकिन पौधा बांट देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये मैं मेरे अपने विभाग को भी बार बार कहता हूँ, प्रत्येक नागरिक को कहता हूँ जिन्होंने पौधे प्राप्त किए हैं, और आयुर्वेद विभाग से भी मैं बार बार आग्रह करता हूँ, पौधे बांट देने से केवल फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप उसका किस रूप में उपयोग करते हैं। एक उपयोग अरिजीत जी ने बताया कि पौधों की तरफ जब आप देखते हैं तो एक प्रसन्नता आती है। जरूरी नहीं है कि आप उसका कंजम्पटिव यूज करें, आप उसको तोड़ें या खाएं, एक वो उपयोग भी है। औषधियों की तरफ देखते रहने से, निरंतर औषधियों की ओर जब आप रोज रोज देखते हैं तो आपको स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिल सकती है। एक बहुत भिन्न विचार है ये। दूसरा विचार है कि आप जिस तरह से भोजन करते हैं रोज, जो आपके शरीर को चलाने के लिए, शरीर और मन को काम करता है, उसी तरह से रोग मुक्त रखने के लिए औषधियां काम करती हैं। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है राजस्थान सरकार की, जिसके परिणाम थोड़ा समय लगेगा दिखाई पड़ने में। परिणाम इसलिए कि अगर सिर्फ 8 पौधे हैं घर में और 10 लोग हैं तो 8 पौधे पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आप उसमें से जब आगे कई पौधे उगाते हैं और आपके पड़ोस में जो वैद्य हैं उनसे पूछकर आप इनका उपयोग करते हैं, तो फिर आपके स्वस्थ बने रहने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। अब वैसे तो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, बहुत तरह की बातें हैं, तुलसी, कालमेघ, सुगंधा और गिलोय, ये 4 पौधे ही क्यों? आयुष मंत्रालय ने बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है और उन्होंने वर्णन किया है क्यों। ये राजस्थान सरकार की योजना उससे काफ़ी पहले लॉन्च हुई, लेकिन अंततोगत्वा जो देश का चिंतन था 800-900 औषधीय पौधों के बारे में, वो अंततः इन 4 पौधों पर सिमटने के पीछे कुछ कारण था। उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो 106 क्लिनिकल ट्रायल पब्लिश हुए हैं, आयुर्वेद के या यूनानी के या सिद्धा के, उनमें से करीब 90 पेपर्स में या तो ये चारों औषधियां हैं या इनमें से कुछ पेपर्स में 3 हैं, कुछ में 2 हैं, 2 से कम नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कैसे उन्होंने अपने आप को ठीक किया इन साधारण औषधियों से, लेकिन मैं बहुत लंबा आपसे चर्चा ना करके सिर्फ 3-4 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि आधा राज्य हमें अभी और कवर करना है। पहले वर्ष में कम समय रहते हुए भी आपने इतना बढ़िया तरीके से सबको जोड़ा, पूरे राज्य के नागरिकों को जोड़ा, परिवारों को जोड़ा, विभागों को जोड़ा। इसी तरह से आप आगे जोड़ेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं आयुर्वेद विभाग से विशेष उम्मीद करता हूँ, डॉक्टर गिरधर गोपाल जी, विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि आप
आपके वैद्यों को इनकी सबकी जानकारी है, इन सभी पौधों की। थोड़ा आप लोगों तक अपनी इस जानकारी को और मजबूती से लेकर जाएं, क्योंकि हमने जो जानकारी बांटी है वो आपसे वेट किया, आपके माध्यम से हमने फाइनल किया और फिर उसके बाद हमने बांटा। लेकिन ज्ञान की सीमाएं अनंत हैं। प्रोफेसर बनवारीलाल गौड़ साहब ने बीच में एक बात कही थी, फिर वो सूत्र, क्योंकि आगे आपको चर्चा करनी है तो आपने छोड़ दिया, मैं उसको आपकी अनुमति से सर पूरा करूंगा। जो वात पित्त और कफ की बात है, वैसे तो वैद्यों के सामने आयुर्वेद की बात करना सूरज को दीपक दिखाना है, लेकिन फिर भी वात पित्त और कफ की जो बात आती है, इन चारों औषधियों को जब आप मिलाते हैं, उनके रस, गुण, वीर्य, विपाक और आचार्य चरक की सुने तो प्रभाव, उसको आप कभी मिलाइएगा, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके सामने अपीयर करेगा। वो इस तरह से प्रकट होता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा भी निरंतर हो सकती है और आतुर के विकारों का प्रशमन भी हो सकता है। दोनों उद्देश्य हैं। आचार्य भगवान आत्रेय ने तो ये कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आचार्य सुश्रुत के जमाने में थोड़ा मार धाड़, लड़ाई और वो चीर फाड़ और उस सब में था, तो उन्होंने पहले विकार के प्रशमन को प्राथमिकता दी उद्देश्य का वर्णन करते समय, आपके ध्यान में। लेकिन दोनों ने ही एक महत्वपूर्ण बात कही है, जो मेरी तीसरी बात है, कि जो प्रशस्त औषधियां हैं, प्रशस्त का मतलब जो काम की हैं, बहुत विस्तृत व्याख्या है, आचार्य गौड़ साहब आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो प्रशस्त औषधियां हैं, उनको हमें धारण करना चाहिए। 25वें अध्याय के 40वां जो सूत्र है, संग्रह है असल में सूत्र स्थान का, उसमें आचार्य ने कहा है औषधि प्रशस्ता धारयेत। आपको इसमें भी लिखा हुआ मिलेगा। प्रशस्त औषधियां हमें धारण करना चाहिए। एक उम्र के बाद अगर आप हमारे जेबें देखेंगे तो सबकी जेब में कुछ न कुछ ऐसी दवाई जरूर होगी जो आपको लगता है कि संकट के वक्त मुझे बचा सकती है। तो आप जेब में धारण करें, घर में धारण करें, मोहल्ले में धारण करें, गांव में धारण करें या देश में धारण करें, इनको धारण करना महत्वपूर्ण है। इन चारों औषधियों में तो प्रमाण का कोई अब टोटा बचा नहीं है। आप मॉडर्न साइंस के हिसाब से देख लें या आयुर्वेद के सिद्धांतों पर देख लें या देश के जो दिग्गज वैद्य हैं उनके अनुभवजन्य ज्ञान को देख लें, उसमें कोई अब संदेह नहीं है मुझे। एक बात जरूर बीच बीच में मेरे कई साथी पूछते हैं कि वन विभाग का इसमें क्या लेना देना है। ये एक फंडामेंटल प्रश्न है, हम सबके दिमाग में आता है, आना भी चाहिए। इसके बहुत सारे उत्तर हैं, लेकिन एक दो उत्तर छोटे छोटे मैं आपको आग्रह करूंगा। पहली बात तो ये है कि वन विभाग भी इस देश से भिन्न नहीं है। नागरिकों के स्वास्थ्य पर आपका योगदान, वन विभाग का योगदान अत्यंत गंभीर योगदान है। आप चाहे हवा सांस लेने की बात करें, चाहे जंगलों में भ्रमण करके आनंद लेने की बात करें, चाहे पौधे उगते हुए देख लेने की बात करें, जो भी करें, हम सबके जीवन को छूता है। पौधे छूते हैं, औषधीय पौधे छूते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद जीवित रहा है, जैसा आचार्य ने कहा, वैद्यों के ज्ञान से। लेकिन वैद्यों का सारा ज्ञान उस दिन धरा रह जाएगा जिस दिन पौधे जंगल से समाप्त हो जाएंगे। भारत का 80% विदोहन पौधों का आज भी औषधीय पौधों का वनों से हो रहा है। तो आपको वनों का संरक्षण करना जरूरी है। लोगों को कुछ ऐसी औषधियां दें जिनसे वो
अपने आप को फिट रख सकें। और भी बहुत से कारण हैं, मैं उनको छोड़ता हूँ। अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप फिट रहते हैं तो उसकी कीमत क्या है। हालांकि अरिजीत जी ने एक अच्छी बात कही कि मुझे वो नहीं देखना है कि हम कितना कमाएंगे, उससे कितना मिलेगा, हमें क्या लाभ मिलेगा। हमेशा लाभ नहीं देखना चाहिए, अच्छा विचार है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल भौतिकतावादी व्यक्ति भी हो और केवल लाभ ही देखे, 3 लाख रुपए से लेके और 10 करोड़ रुपए के बीच में खर्चा आता है इन बीमारियों से या तो मुक्त रहने का या इनके साथ जीने का। निर्भर करता है कि आप कितने बड़े हैं। आप सवाई मान सिंह जाते हैं या आप ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जाते हैं या आप अमेरिका में चिकित्सा कराते हैं। गारंटी तो इस बात की नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा, लेकिन जो युक्ति है आपकी, वैद्यों की युक्ति है, वो समाज को बहुत कुछ दे सकती है। तो गिरधर जी गए, लेकिन आप साथी जो बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से कहूँगा कि उस युक्ति का मजबूत प्रयोग करें और लोगों के चेहरे पर स्वास्थ्य की मुस्कान लाएं। और मैं अपने साथियों से बार बार कहता हूं कि धरती के चेहरे पे आप हरियाली की मुस्कान लाएं। आपने याद किया, इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है और आपके पद चिन्हों पर हम करने की पूरी कोशिश करते हैं और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आपका मार्गदर्शन और रहता है उस पर हम काम करेंगे। अब इस उद्घाटन सत्र को हम यहीं समापन करते हैं। अब सभी अतिथियों को जो मैं जलपान के लिए आमंत्रित करता हूँ। जलपान के बाद में जो 20 मिनट के बाद में हमारा टेक्निकल सेशन शुरू होगा, जिसमें हम जो है औषधीय पौधों की औषधीय पौधों की टेक्निक्स, नर्सिंग टेक्निक्स और अन्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो मैं आप सभी अतिथियों को जलपान के लिए आमंत्रित करता हूँ।